आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत किसान आंदोलन के साथ। किसान संगठनों ने कल यानी कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। 3 घंटे तक वो हाईवे बंद करेंगे। लेकिन इसी बीच किसान संगठनों ने आज अहम ऐलान किया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो चक्का जाम नहीं करने वाले हैं। दिल्ली की सरहदों पर जब दिल्ली पुलिस की सख्ती जारी है, उनकी कील बंदी का जवाब किसानों ने आज कैसे दिया, रविश रंजन की इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर बॉर्डर में जहां एक दिन पहले तक पुलिस की कील बंदी थी, वहां अब मिट्टी डालकर फूल लगाने की तैयारी हो रही है। पहले मिट्टी के डंपर आए, फिर फावड़ा लेकर राकेश टिकैत पहुंचे। गुरुवार तक आपने यहीं पर देखा था कि दिल्ली पुलिस की कीलें लगाई गई, फिर उखाड़ी गई, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्राला जो मिट्टी है वो गांव से लाई गई है। राकेश टिकैत खड़े हुए हैं और अब वो जहां पर कील लगी थी वहां पर फूल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर तक किसान नेता चक्का जाम की रणनीति बनाते रहे। दोपहर बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल और राकेश टिकैत के बीच 1 घंटे बैठक चली। बैठक से निकलकर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। दलील ये दी कि गन्ने की कटाई और लगातार चल रहे आंदोलन में किसानों को कुछ आराम देना चाहते हैं। चक्का जाम होगा कि नहीं? नहीं, ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा। 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुला जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। तो क्यों बाकी के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं, आ रहे थे बाकी के लोग उनके लिए नहीं, उनके लिए अभी और जगह करेंगे। 2 जगह स्टैंड बाई में रहते हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदली है। सरकार जहां किसान आंदोलन की घेराबंदी करके इनको थकाना चाहती है, वहीं किसान नेता किसानों को आराम देकर आंदोलन को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 1 रुपया राम के नाम, ये किसी हिंदुत्व संगठन का नारा नहीं है, बल्कि राजस्थान में NSUI द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। कांग्रेस की ये भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन किसी तरह से भाजपा को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम मंदिर के बैंक अकाउंट का नंबर बांट रही है, लोगों को सलाह दे रही है कि वो किसी संगठन, पार्टी या व्यक्ति विशेष को पैसे न दे राम मंदिर के लिए, बल्कि इसी बैंक अकाउंट में पैसे डालें। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व की परिभाषा का किसी तरह से कांग्रेस भी हिस्सा बनना चाहती है। हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम। हिंदुत्व की परिभाषा से जुड़े ऐसे नारे अब राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन या कांग्रेस की NSUI लगा रही है। कांग्रेस का दावा है भाजपा से जुड़े संगठन राम मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ वो कई जगह लोगों पे दबाव भी डाल रहे हैं। NSUI कहती है उनका मकसद चंदा इकट्ठा करना नहीं है, सिर्फ जागरूकता अभियान चलाना है। राम मंदिर को हम कहीं ओपोजिशन नहीं कर रहे। जो भगवान राम के नाम पर एक फर्जी हिंदुत्व ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फर्जी हिंदुत्व से हमारी लड़ाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोगों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते के नंबर बांट रही है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ राम मंदिर के अकाउंट में पैसा डालो, किसी अन्य संगठन को चंदा मत दो। हाल ही में भोपाल में VHP ने राम मंदिर के नाम चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है। उसको भी भगवान राम जन्मभूमि में श्रद्धा से कोई दान करना है, राशि देना है। तो ये मोदी जी ने चलाया है डिजिटल इंडिया, इसलिए डिजिटल माध्यम से पेटीएम माध्यम या बैंक अकाउंट नंबर हैं, उन बैंक अकाउंट में ये सीधे राम जन्मभूमि को जाएगा। लेकिन भाजपा का आरोप है कांग्रेस का मकसद जागरूकता नहीं, राजनीति करना है। भले NSUI हो या दूसरे लोग हो, वो इस पर बिना वजह की सियासत कर रहे हैं। राम इस देश में सियासत का मुद्दा नहीं है, और अब राम के नाम पर इस तरीके की ओछी राजनीति करना
ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया। कोई इस पर दबाव नहीं है और कोई नारेबाजी आप देख ही ना स्वयं। कोई दबाव किसी पर नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं, आपकी इच्छा है, दें चाहे ना दें। स्व इच्छा से वोट समय आएगा तो वोट देंगे। राम मंदिर की परिभाषा पे अब तक भाजपा ने अपना हक माना था, लेकिन लगता है अब कांग्रेस को भी इसका हिस्सा चाहिए। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ देश भर में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और 20 दिनों में अभी तक 19 से ज्यादा मौतें टीका लगवा चुके लोगों की हो चुकी है, लेकिन इसका टीके से कोई कनेक्शन नहीं है इन मौतों का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया है, लेकिन ज्यादातर मौतें चूंकि हृदय संबंधी रही हैं, तो ऐसे में देश भर से ऐसे 23 हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखकर इन मौतों की जांच करने की अपील की है। 20 दिनों में 19 मौतें। 16 जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और टीका लगवा चुके अब तक 19 लोगों की जान गई है। हालांकि देश के स्वास्थ्य सचिव इसे वैक्सीन से नहीं जोड़ रहे। There are 19 deaths of vaccinated people. Please mark my words. टीके के बाद 19 लोगों की मृत्यु हुई है। मौत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। सारे मृत लोगों का 3 डॉक्टर की बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। स्टेट AEFI इसको देख चुकी है और अब नेशनल AEFI कमिटीज की जांच कर रही है, जो जल्द पूरी होगी और तब हम सामने से आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस पर हम फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए इसको समझना और सराहना होगा। हालांकि इन मौतों के पीछे हृदय संबंधी वजह दिख रही है, इसलिए देश भर से 23 वरिष्ठ डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री, DCGI, नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को ये खत लिखकर इन मौतों की जांच की मांग की है। पारदर्शिता के अभाव में सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। आप अगर खुलेपन से हमको कह दे कि ये हमने देखा, इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है, शायद अलग अलग कारणों से 11 लोगों की मृत्यु हो गई होगी, अब तो 19 हो गए हैं, तो फिर वो तो और मुश्किल बात है कि ऐसा लगता है। और क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक कारण बता रहे हैं, ये भी हम जानते हैं कि कोविड में एक चीज़ ये होती है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक हो सकता है, तो शायद कनेक्शन होगा। अब ये कह रहे हैं कि एक एडवर्स इफेक्ट्स वो कमेटी है, वो देख रही है, वो जांच कर रही है और वो बताएगी, लेकिन इस दौरान क्या आपने रोका, क्या आपने ये समझा कि अभी वैक्सीनेशन रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए? नीति आयोग स्वास्थ्य के सदस्य डॉक्टर VK पॉल कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बता रहे हैं। 45 लाख डोज देने के बाद में जो एक मिनिमल साइड इफेक्ट कभी होता है एक व्यक्ति को 1150 में से, इससे ये क्लियर हो जाता है और कोई भी डेथ एट्रीब्यूटेबल तो हुई ही नहीं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये वैक्सीन आर सुपर्बली सेफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 8,563 लोगों में ही साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ये कुल वैक्सीन लगा चुके लोगों का महज 0.18% है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा वैक्सीन को सुरक्षित बताता है। हालांकि मौतों की वैक्सीन कनेक्शन पर राष्ट्रीय AEFI समिति की ओर से पूरी जानकारी का इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। कोविड और लॉकडाउन के दौरान BMC ने अपने स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तो करवाई, लेकिन मुंबई के ऐसे तकरीबन 60,000 बच्चे हैं जो इससे बाहर हैं। तो सवाल है कि अगर आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे शहर का ये हाल है, तो देश के बाकी हिस्सों में कैसे हालात होंगे? सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के मानखुर्द इलाकों के झुग्गियों में रहने वाले ये बच्चे इसी तरह किताबों से पढ़ाई करते हैं। स्कूल भले ही ऑनलाइन शुरू हुए हों, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे किताबों से पढ़कर अपना पाठ्यक्रम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे परीक्षा कैसे देंगे, ये भी एक सवाल है। इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, 10 महीनों से, और हमारी जो पढ़ाई एकदम पीछे होते जा रही है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, जैसे कि हमने पढ़ना चाहिए। अभी हम मोबाइल नहीं है, इसी की वजह से तो हम और ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। BMC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार शहर में करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मुंबई के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में करीब 6,20,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 60,945 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 37,213 बच्चों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है,
तो वहीं 20,367 बच्चों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के समय कुल 37,292 बच्चों ने पलायन किया था, जिसमें से 4,286 बच्चों से बीएमसी प्रशासन अब तक संपर्क नहीं कर पाया है। हालांकि बीएमसी इस कोशिश में है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था हो सके। जो बच्चा हमारे संपर्क में नहीं है उसके लिए तो हमने वो जो पालक मित्र बनाए हुए, बालक मित्र बनाए हुए, शिक्षक मित्र बनाए, हमारे जो टीचर है वो भी उनके यहाँ जाके उनको ढूंढते हैं और उनको जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना की जो कुछ गाइडलाइंस दी हुई है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा देख के वो जो कुछ SOP है वो फॉलो करके वो काम कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर पर हैं और ये एकदम गरीब परिवार के हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पालक जो है नहीं खरीद सकते मोबाइल, एवं शिक्षक मित्रों की सहायता से इन स्लम के बच्चों को रोज 6 से 8 कभी 6 से 7 पढ़ाने में परम आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो बालक मित्र, पालक, शिक्षक मित्र हैं, यही हमारे देश के भविष्य हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगर हजारों की संख्या में बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो ये समझा जा सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में हालात कितने खराब होंगे। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन की ओर से ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब बच्चों की परेशानी कम हो और किसी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और कालका शिमला रेल रूट पर सारी ट्रेनें एक बार फिर से शुरू हुई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। कुछ ही पलों में देखते रहिए सिटी सेंटर शो। शिमला और कालका रेल लाइन पर अब सारी ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं और ऐसे में भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका और भी खूबसूरत हो चुका है। इस बार का खास आकर्षण विस्टा डोम कोच भी है, जिसके जरिए ट्रेन के अंदर से ही बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।